नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए स्मॉल कैप यूनिवर्स से 4 बहुत ट्रेंडिंग बिज़नेसेस लाए हैं, अलग-अलग सेक्टर्स से, जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमारे हिसाब से चारों कंपनियों में शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, जिसकी वजह से आपको ये बिज़नेसेस अर्जेंटली स्टडी करने चाहिए और ये ट्रिगर्स इसी 1 साल में प्ले आउट हो रहे होंगे। पर हाँ, एज़ अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिज़नेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे बिज़नेसेस हमारी कवरेज लिस्ट का पार्ट हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और आप ये वीडियो ना इन बिज़नेस मॉडल्स को समझने के ज़रिए के माध्यम से देखो, ना कि एज़ अ रिकमेंडेशन के नज़रिए से। और इसके साथ ही चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज का पहला बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। जीएनजी को हम पिछले कुछ 1 महीने से अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में क्लोज़ली ट्रैक करते आए हैं और जीएनजी आपका रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के बिज़नेस में है। यानी कंपनी पुराने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को खरीदती है, उन्हें रिपेयर और रिफर्बिश करके नए जैसा बनाती है और जैसे उनकी क्लीनिंग करती है या अगर कोई पार्ट डैमेज्ड है या पुराना हो गया है तो उसको चेंज करके वो लैपटॉप एकदम नया जैसा कर देती है ये जीएनजी कंपनी। फिर ये लोग क्वालिटी टेस्टिंग के बाद वारंटी के साथ ये उन्हें अपने कस्टमर्स को बेच देते हैं। तो इस बिज़नेस को आज हम इस वजह से स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि एआई और डेटा सेंटर्स बूम की वजह से रैम, एसएसडी और प्रोसेसर्स जैसे कंपोनेंट्स आपके काफ़ी महंगे हो गए हैं। जो भी फैब्रिकेटिंग कंपनीज़ हैं, अब वो चिप्स एआई और डेटा सेंटर कंपनीज़ को सप्लाई कर रही हैं क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा मार्जिन मिलती है। ऐसे में मेमोरी और प्रोसेसिंग चिप्स की शॉर्टेज हो गई है, दाम बढ़ रहे हैं और इस वजह से जो आपके नए लैपटॉप्स हैं, उनके भी दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे आपने न्यूज़ सुनी होगी हाल ही में कि एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं और जैसे उदाहरण के लिए एक एंट्री लेवल लैपटॉप 8 जीबी रैम का और 512 जीबी एसएसडी वाला, तो उसका दाम आज से 6 महीने पहले दिसंबर में लगभग साढ़े 25,000 रुपए हुआ करता था। वो जनवरी में बढ़कर आपका साढ़े 32,500 रुपए का हो गया और सिर्फ़ कुछ महीनों बाद अभी अप्रैल तक वही लैपटॉप करीब आपका 40,000 रुपए का हो गया है। यानी बस 6 से 7 ही महीनों में आपका लगभग 60% दाम बढ़ा है। मतलब कि रैम, एसएसडी और प्रोसेसर्स की शॉर्टेज की वजह से नए लैपटॉप्स महँगे होते जा रहे हैं। और इसी वजह से आपकी रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि कंपनियों और कॉर्पोरेट्स को वो सस्ते पड़ रहे हैं और इसका सीधा फ़ायदा मिल रहा है जीएनजी को। जीएनजी की इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार नाम से वेबसाइट भी है, लेकिन ये मेनली अपने ऑफ़लाइन चैनल्स के ज़रिए सेल्स करते हैं। इनके पास अच्छा खासा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनके पास 46 देशों में लगभग आपका 5,000 टच पॉइंट्स के थ्रू प्रेज़ेंस है और हाल ही में इन्होंने टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी पार्टनरशिप्स बिल्ड करना शुरू कर दिया है। जैसे जीएनजी ने 3 बड़े टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटर्स रेडिंगटन, इनग्राम और सुपरट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करी है, जिससे ये अपने प्रोडक्ट्स अब इन कंपनियों के ज़रिए भी बेच पाएँगे। और ऐसे ही अब ये यूरोप और अमेरिका में भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के साथ बात कर रहे हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप्स काफ़ी मदद करेंगी क्योंकि इन आईसीटी डिस्ट्रीब्यूटर्स का तो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जिनसे ये अपने प्रोडक्ट्स या बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब जियोग्राफी सेगमेंट्स की बात करें, तो पिछले साल माने कि एफआई 26 में भारत से इनकी 33% सेल्स आई थी, अमेरिका से 21%, यूरोप की 20% हिस्सेदारी थी और यूएई की 12% और अन्य देशों से लगभग इनकी 14% सेल्स आई हैं। और इनके मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि वॉर का ना इनके बिज़नेस पर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। शुरू में तो हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, पर ये लैपटॉप्स वग़ैरह एयर से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बिज़नेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। चलिए अब इनके हम लोग रिज़ल्ट्स देख लेते हैं, तो वो ज़रूरी है। तो यहाँ आप देखोगे कि क्यू4 में, यानी कि जनवरी से मार्च के 3 महीनों में सेल्स इनकी पिछले साल से 43% बढ़कर लगभग साढ़े 600 करोड़ रुपए आई हैं। एबिट्टा आप देखोगे सीधा 108% बढ़ा है, मतलब आपका डबल से ज़्यादा हो गया है और एबिट्टा मार्जिन भी 6.8% से बढ़कर 9.8% हो गई है, मतलब मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छा देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट या मुनाफा तो पिछले साल से आपका ज़बरदस्त 3 गुना से भी ज़्यादा होकर इस क्वार्टर लगभग आपका 42 करोड़ रुपए आया है। बाकी पूरे साल के नंबर्स भी देख लेते हैं, तो एफआई 26 में सेल्स इनकी 34% बढ़ी हैं ईयर ऑन ईयर, एबिट्टा 59%,
और नेट प्रॉफिट भी आपका 91% बढ़ा है। मतलब लगभग डबल ही हो गया है नेट प्रॉफिट पूरे साल के लिए भी। और आप देखोगे कि एफआई 26 के लिए जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ी है, और जो आपकी 4.9% हुआ करती थी वो बढ़कर 7% आई है। तो अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिल रहा है। इस पर कंपनी इस साल के लिए 25% सेल्स ग्रोथ और लगभग आधे परसेंटेज पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन टारगेट कर रही है। पर हमें लगता है कि ये इस साल आराम से कम 30% सेल्स ग्रोथ कर ले जाएंगे, बिकॉज जिस स्पीड से और जितना ज़्यादा ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं चिप्स वगैरह के, तो सेक्टर में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड है। और हमने देखा है कि कुछ लोग मैनेजमेंट की गाइडेंस को एकदम पत्थर की लकीर मानकर चलते हैं। पर आप समझो कि वो जो गाइडेंस है वो भी तो एक अंदाज़ा ही है, उसके ऊपर आपको अपना एनालिसिस करना है। तो हमारी समझ के अराउंड कि हम तो कम से कम 30% टॉप लाइन ग्रोथ लेकर चल रहे हैं। और ये जो 30% टॉप लाइन ग्रोथ है, इसके बेसिस पर अगर हम लोग इनका वैल्यूएशन करें, तो इस साल एफ आई 27 में ये लगभग आपका 2,450 करोड़ के लगभग सेल्स कर ले जाएंगे और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगा। तो 7.5% नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से अंदाजन मुनाफा इनका 184-185 करोड़ रुपए रह सकता है इस साल, जो कि आपकी बढ़िया 40% बॉटम लाइन ग्रोथ बनती है। और ये एफ आई 27 के अंदाजन मुनाफे पर आप देखोगे आपका फॉरवर्ड पी 40 के आसपास निकल कर आता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन है। हाँ, हाल ही में ये काफ़ी रैली किया है और इसमें इनसाइडर बाइंग भी हुई है, तो वो भी सेंटिमेंट को काफ़ी बूस्ट किया है। इनके शायद प्रमोटर या डायरेक्टर ने परचेज़ किया है स्टेक थोड़ा बहुत। पर हमें लगता है कि अभी भी इस बिज़नेस में पोटेंशियल है यहाँ से, और ये जो रेट्स बढ़े हैं चिप्स के और बढ़ेंगे यहाँ से नहीं, ये हमें नहीं पता। पर कम से कम आपके वो जो पुराने रेट्स पर थे, वहाँ नहीं जाने वाले ये फिर से। तो रिफर्बिश्ड आईसीटी प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़ेगी और कंपनियों को अपनी कॉस्ट मैनेज करनी होती है, तो इस वजह से आपके रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स डिमांड में रहेंगे। और इनका मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफ़ी बुलिश है, वही ये सब चीज़ बोल रहे हैं कि डिमांड रहेगी और उसके लिए इनकी तैयारी भी जारी है। जैसे इनके पास 1 साल पहले 1200 के आसपास एम्प्लॉइज़ हुआ करते थे, जो एक ही साल में इन्होंने बढ़ाकर आप इधर देखोगे 2150 के आसपास कर लिए हैं। और इनमें आपके टेक्नीशियंस वगैरह आते हैं। ये अपनी प्रोसेसिंग और रिफर्बिशमेंट कैपेसिटी भी तेज़ी से बढ़ाते आए हैं। मुंबई में इन्होंने 1 से 2 फैसिलिटीज़ कर ली हैं और यूएई में इनकी 3 हुआ करती थीं, उन्हें अभी बढ़ाकर अब ये 8 यूनिट्स कर लिए हैं, ताकि ये पूरा अमेरिका और यूरोप की डिमांड को कैटर कर पाएँ। तो इनके पास जो हर महीने पहले 60,000 डिवाइसेज़ रिफर्बिश करने की कैपेसिटी हुआ करती थी, वो अब इन एक्सपेंशंस के बाद बढ़कर सीधा 1.5 लाख डिवाइसेज़ की हो गई है। तो मैनेजमेंट अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है और ये इसके लिए रेडी भी हैं। तो जीएनजी एक अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप एक बार ही खुद से स्टडी कर सकते हैं और अभी ये काफ़ी ट्रेंड में भी है। अब दूसरा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है आदित्य विज़न। आदित्य विज़न रिलायंस डिजिटल और टाटा क्रोमा की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स चलाता है। इनकी मेन प्रेज़ेंस बिहार, झारखंड, यूपी वगैरह में है। और आपको एक मज़े की बात बताएँ तो कई लोग मोनोपोली स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आदित्य विज़न भी आपका अपने आप में एक यूनिक या डिफरेंट मोनोपोली बिज़नेस है। बिकॉज़ इनका बिहार में 50% प्लस मार्केट शेयर है। अभी इनके पास लगभग 207 से 210 स्टोर्स हो गए हैं, जिसमें आपके 118 स्टोर्स बिहार में ही हैं और 53 स्टोर्स यूपी में हैं और झारखंड में अभी इनके 33 इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स हो गए हैं। बाकी इन्होंने हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी अपने 3 स्टोर्स खोले हैं। ये एक नया स्टेट एंटर किए हैं और इनका इस साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तेज़ी से एक्सपैंड करने का प्लान है। और आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा कि बिहार इनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। तो वहाँ से इनकी लगभग 75% सेल्स आई थी पिछले साल, 13% कंट्रीब्यूशन यूपी का था और झारखंड से 12% बिज़नेस आया है। अब आदित्य विज़न को आज स्टडी करने का कारण क्या है कि आप सुन रहे होंगे या खुद भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इस साल कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हीट वेव और एल नीनो की लहर आने वाली है या एक्चुअली आ भी गई है। तो ऐसे में आदित्य विज़न को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इतनी गर्मी में आपके एसी और अन्य कूलिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, ज़ाहिर है। तो जब 2 साल पहले हीट वेव आई थी, तब इनकी एसी सेल्स 56% ग्रो करी थीं। तो इस साल भी समर आपके काफ़ी इंटेंस रहने वाले हैं और आदित्य विज़न को इसका फ़ायदा मिल रहा होगा। और हम इसको बारी-बारी अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में भी हाइलाइट करते आए हैं
कि हीट वेव का आदित्य विज़न बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो थोड़ा ऐड करना ज़रूरी है, फिर हम लोग रिज़ल्ट्स पर बात कर लेंगे। तो कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ई-पैक ड्यूरेबल जैसी एसी कंपनीज़ पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, और या उनके बारे में हम क्यों नहीं इतना वीडियो बना रहे हैं कहने को। तो उसका कारण क्या है कि पिछले साल उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी नहीं थी, पर एसी मैन्युफैक्चरर्स अच्छा सीज़न एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एसीज़ मैन्युफैक्चर करके रख लिए, जो आपके बिके ही नहीं। मतलब एसी की एक तरह से ओवर सप्लाई हो गई। तो अभी डीलर और चैनल लेवल पर वही सारे पुराने एसीज़ पड़े हुए हैं, और इस वजह से नए जो ऑर्डर्स हैं, जो भी आपके डीलर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर्स कम ये जो रिटेलर्स होते हैं, तो ये लोग एसी मैन्युफैक्चरर्स को नए ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं, और बिकॉज़ इनके पास खुद ही इतनी सारी इन्वेंटरी अनसोल्ड पड़ी हुई है। तो जहाँ 2 साल पहले हमने खुद पीजीईएल के ज़रिए ये सेक्टर को प्ले किया था, पर इस साल हम आदित्य विज़न पर ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। बिकॉज़ आप ऐसे समझो एसी सेल्स आएँगी, पर बेनिफिट किसको होगा? जो आपका रिटेलर है, जो बेच रहा है, इंस्टेड ऑफ जो मैन्युफैक्चरर है, बिकॉज़ ऑलरेडी चैनल में इन्वेंटरी है। तो अब फटाफट से इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो Q4 में आप देखोगे इनकी सेल्स पिछले साल से 28% बढ़ी हैं। एबिटा 19.5% बढ़कर लगभग 51 करोड़ रुपए आया है, और नेट प्रॉफिट 36% ग्रो किया है। पर आप देखोगे यहाँ कि इनके मार्जिन्स में थोड़ी-सी गिरावट है। पिछले साल 17% ग्रॉस मार्जिन थी, जो इस साल 16% आई है। इसका भी मैनेजमेंट ने वही कारण दिया जीएनजी जैसे, कि जो चिप्स की शॉर्टेज हुई है उसकी वजह से फ़ोन्स और लैपटॉप्स के दाम बढ़ गए हैं, और ये जो आपके फ़ोन्स होते हैं ना, ये रिटेलर्स के लिए थोड़े लो मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो Q4 में सेल भी इनकी थोड़ी-सी ज़्यादा हुई, और वो जो रेट था वो भी बढ़ गया। तो इस वजह से मार्जिन में थोड़ा बहुत कंप्रेशन है या थोड़ी बहुत सी गिरावट है, लेकिन देखिए वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और हम बोलेंगे कि ओवरऑल ये काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और रिज़ल्ट से भी ज़्यादा आपको ना आदित्य विज़न का नियर टर्म आउटलुक समझना है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप समझो कि मार्केट आगे की देखता है, मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और ये पूरे साल वैसे भी इनका लीन सीज़न था, तो यहाँ पर आप देखोगे पूरे साल के लिए कि इनकी सेल्स ग्रोथ 18% आई है। पर हाँ, ये साल ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, और ये इसके लिए काफ़ी अच्छे से तैयार भी हैं। हुआ क्या है कि एसीज़ के लिए जो आपके बीईई नॉर्म्स चेंज हुए थे, उस वजह से एसीज़ के दाम बढ़ गए। तो ये होने वाला था, तो इन्होंने पहले से ही खूब सारे एसीज़ खरीद के रख लिए हैं, ताकि अब ये जो सीज़न आ रहा है या आ गया है, उसमें ये अपने कस्टमर्स को वही पुराने रेट्स पर, सस्ते रेट्स पर एसीज़ बेच पाएँ। और ये इतना हेवी इन्वेंटरी इसलिए बिल्डअप कर पाए हैं, क्योंकि इनके पास ऑब्वियसली एक साइज़ का एडवांटेज है, ये कंपनी इतनी बड़ी जो है, और ये इन्हें अन्य रिटेलर से कॉम्पिटिटिव भी बनाता है। वरना आप देखोगे मार्केट के अन्य प्लेयर्स वही पुराने एसीज़ सस्ते में बेचकर कस्टमर्स ले जाते। तो कंपनी रेडी है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, साफ-साफ दिख रहा है, तो उस वजह से डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इन्वेंटरी की कोई शॉर्टेज ना हो जाए, इस वजह से भी इन्होंने एडवांस में इन्वेंटरी बिल्ड करके रख ली है। तो मोटा-माटम हम पढ़ रहे थे, जैसे इन्होंने 880 करोड़ रुपए की इन्वेंटरी पहले से खरीद कर रख ली है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रिपेयर्डनेस है। तो आदित्य विज़न भी एक अच्छा ट्रेंडिंग बिज़नेस है, जो अगले कुछ महीनों के लिए आपके रेडार पर होना चाहिए। और ये पर्सनली हमारे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बिज़नेस रहा है। जैसे पिछले 2 साल से हम इसे बस 2% के आसपास एलोकेशन पर होल्ड करके हुए, ट्रैक करते हुए रखे हुए थे अपने पोर्टफोलियो में। पर इनकी फिर हमने Q4 में कॉन कॉल सुन के सीधा अपना एलोकेशन बढ़ा दिया, और अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में भी इस पर अलग से स्ट्रेस किया कि इससे अभी सभी मेंबर्स बाय कर सकते हैं। और आदित्य विज़न तो बस आपका एक डिफरेंट या यूनिक बिज़नेस है। आपको ऐसे कई सारे बिज़नेसेस में पहले से अपनी रिसर्च करके रखना पड़ता है, और जब सही समय आए, तब आप कैपिटल मूव करके उन स्टॉक्स पर ज़ोर दे पाओ, तो वो आपको करना पड़ता है जो ट्रेंड में है बिज़नेसेस। जैसे जीएनजी के साथ भी यही हुआ। लोग ना जाने कितने बेकार बिज़नेसेस को होल्ड करके रखे रहते हैं, और उनके सामने अन्य कंपनियाँ अच्छा कर जाती हैं। तो आपको अपॉर्च्युनिटी देखकर अपनी कैपिटल जो है वो चर्न करती रहनी पड़ती है, बिकॉज़ कैपिटल तो आपकी लिमिटेड है। और समझते ही नहीं है लोग कि शेयर प्राइस तो फालतू की चीज़ है। लोग क्या सोचते हैं कि अरे यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, या वापस से अपने ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा। पर लोग पीछे की बिज़नेस की स्टोरी को समझना ही नहीं चाहते हैं, समझते ही नहीं है। इसलिए अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो आपको ऐसे कई स्ट्रॉन्ग बिज़नेस मॉडल्स को ट्रैक करना पड़ेगा, और बहुत बारीकी से उनके जो पिछले
उनके जो पीछे की बिज़नेस स्टोरी है, उसे आपको समझना पड़ेगा। पर ये भी है कि ऐसे स्पेशल बिज़नेस मॉडल्स को ढूँढने में और फिर ट्रैक करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि इतना सारा समय देकर अलग-अलग सेक्टर्स को, कंपनियों को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 75 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। खैर, वापस से हम लोग अपने डिस्कशंस पर आते हैं। तो अगला बिज़नेस जो हम लोग स्टडी करेंगे, वो है आपका गोल्डियाम इंटरनेशनल और गोल्डियाम को तो हम कई बार अपने चैनल पर कवर करते आए हैं और कम्युनिटी में भी हमने इसे कई बारी कवर किया है। बिकॉज़ पिछले 1 साल में इसमें इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे कि हमें बार-बार इसे कवर करना ही पड़ गया और तब से ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा भी किया है। तो हम फिर से इनके बिज़नेस मॉडल की ना डिटेल्स में नहीं जाएँगे बिकॉज़ वो टाइम वेस्ट रहेगा। तो अगर आपको इनका बिज़नेस अच्छे से समझना है, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने पुराने वीडियोज़ के लिंक्स डाल देंगे और आप वहाँ से देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम बोलेंगे कि अगर आपकी इस बिज़नेस में रुचि नहीं है, तो भी आप वो वीडियोज़ देख लो। आपको 2-4 चीज़ें नई पता चल जाएँगी, आपको नया कोई बिज़नेस मॉडल पता चल जाएगा बिकॉज़ ये बिज़नेस अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम मेन जो बात करेंगे वो ये देखेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या कहा अपनी रीसेंट कॉन कॉल में और ऐसे इनके रिज़ल्ट्स क्या थे, क्या इस साल के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। पर फिर भी बस अगर हमें एक लाइन में समझा दें, तो गोल्डियाम आपका लैब ग्रोन्ड डायमंड ज्वेलरी में है और ये अब तक मेनली आपका यूएसए में एलजीडी ज्वेलरी सप्लाई करते आए हैं और अब भारत में भी ओरिजिम नाम से अपने ये स्टोर्स खोल रहे हैं। पर इंडिया बिज़नेस आपका जो है ये बहुत छोटा है। आई थिंक 5% से भी कम सेल्स अभी यहाँ से नहीं आ रही हैं, मतलब उससे भी कम ही आ रही हैं, सॉरी। तो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देंगे, हम जो है मेन इनका यूएस बिज़नेस उस पर ज़्यादा बात करेंगे। तो अब सीधा इनके रिज़ल्ट्स पर आते हैं। तो आप देखोगे कि Q4 में सेल्स इनकी पिछले साल से ईयर ऑन ईयर 21% बढ़ी हैं। पर हम आपका ध्यान ना यहाँ मार्जिन्स पर लाना चाहते हैं। आप देखोगे कि मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा हुआ है। ग्रॉस मार्जिन 583 बेसिस पॉइंट्स माने कि लगभग आपका 5.83% पॉइंट्स बेहतर हुई है। पिछले Q4 FY25 में 36% थी, जो इस साल आपकी 41.5% लगभग हो गई है। ऐसे ही एबिटा देखेंगे तो भी बढ़िया 35.5% बढ़ा है लगभग। मार्जिन एक्सपेंशन है तो मुनाफा आपका सेल से तेज ग्रो किया है, ज़ाहिर है। ऐसे ही एबिटा मार्जिन आपकी लगभग 24% रही है और फिर यही मार्जिन का बेनिफिट बॉटम लाइन में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। नेट प्रॉफिट पिछले साल से ज़बरदस्त लगभग आपका 60.5% 60.6% ग्रो करके आपका 37 करोड़ रुपए आया है। साथ ही पूरे साल के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं तो आप देखोगे सेल्स ईयर ऑन ईयर 28% बढ़ी हैं और नेट प्रॉफिट आपका 46% ग्रो किया है और पूरे साल का नेट प्रॉफिट 171 करोड़ रुपए आया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपकी काफ़ी अच्छी 16.7% रही है। तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं क्योंकि ये साल तो आप देखोगे ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। पर इंटरेस्टिंग क्या है कि और ये हम आपको पता नहीं कितनी बार बताए हैं गोल्डियाम को लेकर, हम पहले भी बताते आए हैं कि गोल्डियाम को फर्क भी नहीं पड़ा है टैरिफ्स का और ये बिजनेस फालतू में ही करेक्ट हो रहा था, जो कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि जब टैरिफ्स अनाउंस हुए, इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा चेंज कर दिया था। ये डुअल कास्टिंग मॉडल पर शिफ्ट हो गए, जहां ये गोल्ड की कास्टिंग वही यूएस में करने लगे, मतलब वहां पर गोल्ड पिघलाकर उसको शेप दे दी, तो आपका प्रोडक्ट का जो ओरिजिन था वो यूएस हो गया। फिर वो ज्वेलरी पीस डायमंड सेटिंग और पॉलिशिंग वगैरह के लिए भारत आता है और फिर उसको पूरा तैयार करके ये वापस से यूएस भेज देते हैं। तो इस वजह से टैरिफ्स काफ़ी हद तक ये उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर पाए और उल्टा ये डुअल कास्टिंग का इनको फ़ायदा मिला है। इन्होंने अपने क्लाइंट्स को कहा कि टैरिफ्स लगने की वजह से हमारा देखिए मॉडल चेंज हमको करना पड़ गया, तो हमारी झंझट बढ़ी है।
तो ये क्या किए, फिर ये और ज़्यादा प्राइस चार्ज करने लगे, अपने रेट्स रिवाइज़ करवा लिए, जिससे उल्टा इनके मार्जिन्स बढ़ गए, क्योंकि कंपनी ने इतने अच्छे से देखिए सब चीज़ को मैनेज किया। और हाल ही में जो गोल्ड पर कस्टम्स ड्यूटी लगी है, सॉरी जो लगाई है सरकार ने, तो वो भी इन पर लागू नहीं होती है, क्योंकि गोल्डिया मार्का स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन से ऑपरेट करता है, तो वहाँ पर इनको एग्ज़म्पशन मिला है, क्योंकि ये एक एक्सपोर्टर हैं। तो ये जो डुअल कास्टिंग की वजह से मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, उसका बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है इस बिज़नेस में। और इसका जो बेनिफिट है ना, अब ये पूरे एफआई 27 में पूरे साल देखने को मिलेगा। बिकॉज़ आपका जो हुआ क्या था कि ये जो डुअल कास्टिंग मॉडल पर शिफ्ट हुए, Q3 में थोड़ा बहुत और Q4 में पूरी तरह से कंपनी डुअल कास्टिंग मॉडल पर शिफ्ट हो गई। तो पिछले साल के अगर हम लोग रिजल्ट्स देखें, तो डुअल कास्टिंग मॉडल एक तरह से काफ़ी कम समय कंपनी यूज़ कर रही थी। पर ये साल पूरा एफआई 27 ये इसी मॉडल पर काम कर रहे होंगे। तो ज़ाहिर है कि ये जो बेनिफिट है मॉडल चेंज का, ये अब हमें इस पूरे साल एफआई 27 में अच्छे से देखने को मिलेगा। तो इस साल इनके जो मार्जिन्स आएँगे, वो और अच्छे आ रहे होंगे। तो इस वजह से हमें बॉटम लाइन में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी इनका गाइडेंस डबल डिजिट से ग्रो करने का रहता है, और ये पिछले 3 से 5 सालों में कंसिस्टेंटली लगभग 20% सीएजीआर से ग्रो करते आए हैं अपनी सेल्स। तो अगर हम लोग वही 15 से 20% ग्रोथ भी लेकर चलें, मार्जिन्स के बढ़ने से बॉटम लाइन में क्या पता 30-35% की ग्रोथ आ जाए। एग्ज़ैक्ट मार्जिन्स कितने रहेंगे, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये एक्सपोर्टर हैं, तो जब डॉलर के अगेंस्ट आपका जो रुपी है वो गिरता है, तो उसका भी इन्हें फ़ायदा मिलता है। तो एग्ज़ैक्ट मार्जिन्स कितने रहेंगे, ये नहीं पता, पर हाँ, पिछले साल से ज़रूर अच्छे रहेंगे। पर हाँ, ये बात एक्चुअली हमको मैनेजमेंट की थोड़ी-सी खराब लगती है कि डॉलर एक्सपोज़र से जो गेन आता है ना, मैनेजमेंट उसको भी अपनी रेगुलर इनकम का हिस्सा मानता है। पर असल में देखिए, वो तो आपकी एब्नॉर्मल इनकम है ना। ख़ैर, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर हाँ, मोटा-माटम इस साल हमें इनके मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए दिख रहे होंगे। और रही बात इनके इंडिया बिज़नेस की, तो वो अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में है, और गोल्डियाम को अभी भी आप एक ज्वेलरी एक्सपोर्टर के नज़रिए से ही देखिए। लैब ग्रोन डायमंड्स का जो मार्केट है, वो भले भारत में तेज़ी से ग्रो कर रहा है, पर ये अभी भी इनके लिए काफ़ी छोटा बिज़नेस है, और मार्केट भी अपने आप में कहने को छोटा ही है, इवॉल्व कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जैसे अभी इनके 12 शहरों में लगभग आपके 24 स्टोर्स हो गए हैं, और इसमें से करीब-करीब 12 स्टोर्स तो इन्होंने इस साल जनवरी के बाद ही खोले हैं। इनका इस साल सितंबर तक 8 से 10 स्टोर्स और खोलने का प्लान है, और इनका एडिशनल गाइडेंस है कि ये साल खत्म होते-होते, यानी कि अगले साल मार्च तक 45 से 50 टोटल स्टोर्स कर ले जाएँ। यानी अभी इनके 24 स्टोर्स हैं, और ये इस साल 24 से 25 स्टोर्स और खोल रहे होंगे। तो गोल्डिया भी एक अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं। हालाँकि इसमें कोई हम पर्सनली बहुत लंबी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपॉर्च्युनिटी नहीं देखते हैं, और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसको हम हर 3 से 6 महीने पर इवैल्यूएट करते हैं। और एक्चुअली देखिए, आपको अगर आप स्मॉल कैप्स की बात करो, आपको हर बिज़नेस ही ऐसे इवैल्यूएट करना चाहिए। बिकॉज़ एक तो यूएस बिज़नेस में हमको स्लो डाउन का रिस्क दिखता है, पर ये वहाँ प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे टेनिस ब्रेसलेट्स और ये टेनिस नेकलेस होते हैं ऐसे, कभी आपने देखे हों, तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो ये ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरा जो हमको लगता है कि इंडिया में ना, आपका जो एलजीडी रिटेलर्स का जो स्पेस बन रहा है, मतलब जो भी ज्वेलर्स आ रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड्स वाले, तो वो हमें वहाँ पर काफ़ी कंपटीशन का रिस्क दिखता है, बिकॉज़ इतने सारे स्टार्टअप्स और बिज़नेसेस आ रहे हैं। पर हाँ, गोल्डियाम के पास लेगेसी और लोकेशन का एक एडवांटेज है, तो वो देखते हैं आगे कैसे प्ले आउट होता है। तो गोल्डियाम ऑब्वियसली हमको काफ़ी एज़ अ बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा लगता है, इनका मैनेजमेंट अच्छा लगता है, लेगेसी रही है, इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी अच्छे हैं। पर ये भी है कि हम इसको बहुत ऑब्जेक्टिवली काफ़ी इवैल्यूएट करते रहते हैं, और इसको हम कोई बहुत लंबा नहीं देखते हैं अपना फ्यूचर इस बिज़नेस में। आगे बढ़ते हैं। चौथा और आखिरी बिज़नेस जो हम कवर करेंगे, वो है अरमान फाइनेंशियल्स। अरमान आपका माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी है, माने कि ये छोटे साइज़ के 1 लाख रुपए से भी कम के अनसिक्योर्ड लोन्स देने के बिज़नेस में है। अब क्योंकि ये लोन्स अनसिक्योर्ड होते हैं, माने कि बिना कोई चीज़ गिरवी रख के, बिना कोई कोलेटरल दिए मिलते हैं, तो इन पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देखो, रिस्क भी हाई है बिकॉज़ लेंडर के लिए। तो एमएफआई आपका एक काफ़ी हाई मार्जिन सेगमेंट है, और लोन्स आपके 25 से 30% तक के ब्याज पर दिए जाते हैं। पर साथ में ये रिस्की भी है।
और ये आप पे काफ़ी साइक्लिकल सेक्टर है। जब इकोनॉमी, रूरल इनकम्स और कंजम्पशन अच्छा कर रहे होते हैं, तो ये सेक्टर भी बूम करता है, पर थोड़े से भी स्ट्रेस में ये डाउन साइकिल में भी चला जाता है। अभी एमएफआई डाउन साइकिल से निकल रहा है और इस वजह से आज हम अरमान को और इस बिज़नेस को स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे इस चार्ट में कि एफआई 24 यानी 2 साल पहले माइक्रो फाइनेंस साइकिल अपने पीक पर थी। आप इधर नोटिस करोगे कि कैसे एफआई 21 से एफआई 24 तक अरमान की लोन बुक 3 गुना हो गई थी सिर्फ 4 सालों में। और फिर अगले साल अचानक से सेक्टर में एनपीएस बढ़े और लोग लोन्स पर डिफ़ॉल्ट कर गए और सभी एमएफआई कंपनीज़ को एनपीएस बुक करने पड़े, लॉसेस बुक करने पड़े और कुछ तो सेक्टर से भी निकल गए। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपना एमएफआई एक्सपोज़र एकदम ना के बराबर या बहुत कम कर लेंगे। पर अब ये सेक्टर आपका वापस से रिकवर कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि वाई-ओ-वाई इनका एयूएम 22% ग्रो किया है। पिछले साल जहाँ इन्होंने बस 1700 करोड़ रुपए के डिसबर्समेंट्स यानी नए लोन्स दिए थे, वो इस साल के लिए संख्या लगभग आपकी 2400 करोड़ रुपए रही है। डिसबर्समेंट्स में भी मतलब आपकी 42% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो मोटा-माटम अब इस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से रिकवरी आ रही है। और वैसे आप अरमान के रिजल्ट्स देखोगे तो आपको बेकार लगेंगे, पर यहाँ पर आपको इस वजह से बिजनेस की डायरेक्शन को समझना है। आप इस बिजनेस को वाई ओ वाई इम्प्रूवमेंट के नज़रिए से मत देखिए, इसको आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखिए कि हर क्वार्टर के साथ बिजनेस ट्रैक पर आ रहा है और इनका एयूएम पिछले 2 साल पुराने पीक को आप देखोगे क्रॉस कर गया है। तो जाहिर है कि यहाँ से अच्छे इनकम और नेट प्रॉफिट लेवल्स देखने को मिल रहे होंगे। इनका टोटल एयूएम 2700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और इसमें आपके माइक्रो फाइनेंस का लगभग 73% शेयर है। इसके अलावा ये एमएसएमई यानी छोटे बिज़नेसेस को भी लोन्स देते हैं। इसका इनकी लोन बुक में करीब 20% कंट्रीब्यूशन है और बाकी ये टू व्हीलर लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देते हैं, पर वो बहुत ही छोटे सेगमेंट्स हैं। मेन हमको ये एमएफआई सेगमेंट की ग्रोथ को ट्रैक करना है। इसका इनके बिज़नेस में 73% कंट्रीब्यूशन है। और बाकी सेगमेंट्स के लिए मैनेजमेंट 20 से 25% ग्रोथ गाइड कर रहा है। ये थोड़ा-सा डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ज़रूर देंगे, लेकिन मेन जो ट्रिगर है वो आपका एमएफआई ही है। यहाँ एयूएम ग्रोथ कम से कम आपकी 30 से 35% या उससे ज़्यादा भी रह सकती है। और ये एमएफआई लोन्स ज़्यादातर आपके छोटे शहरों और गाँव में दिए जाते हैं और अरमान की जो मेन प्रेज़ेंस है, वो आप देखोगे यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा वगैरह में है। इनकी देश भर में लगभग 530 ब्रांचेज़ हो गई हैं और आप यहाँ पर भी देखोगे कि 530 लगभग ब्रांचेज़ में से 400 के आसपास इनकी माइक्रो फाइनेंस की ही हैं। आगे बढ़ते हैं, तो जो हम आपको बोल रहे थे कि Q4 में सीक्वेंशियल रिकवरी देखने को मिली है काफ़ी इस बिज़नेस में। तो लोन बुक इनकी पिछले साल से 22% ग्रो करी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छा 20% बढ़ी है। और डिसबर्समेंट्स आपके 75% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं बिकॉज़ पिछले साल का बेस छोटा हो गया था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके डिसबर्समेंट्स 54% बढ़े हैं। आप इनके रिजल्ट्स मत देखो कि इनकम डिक्लाइन हुई है या प्रॉफिट कम हुआ है, पर आप समझो कि बिज़नेस यहाँ से किस दिशा में जा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड इनकी प्रेजेंटेशन की अगली सबसे इंटरेस्टिंग जो स्लाइड है, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनका पार लेवल्स और एनपीएज आपको देखने को मिलेंगे। पार का मतलब बेसिकली होता है आपका पोर्टफोलियो एट रिस्क। पार आगे चल के आपका एनपीएज बनते हैं अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्च और जून 2025 में इनके पार और एनपीएज कितना तेजी से बढ़ गए थे, पर उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सेक्टर आपका वापस से ट्रैक पर आ रहा है। अभी इनका आरओए 2.3% के आसपास आ गया है और यहाँ से इनका टारगेट रहेगा कि इसको 3.5-4% तक ले जाएं आराम से। और फिर जैसे-जैसे आपका आरओए ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका आरओई में भी शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी अगले 6 से 7 महीनों में। तो अरमान आपका एक अच्छा एमएफआई प्ले है और इनका बेस भी काफ़ी छोटा है। बस आप देखोगे लगभग 2700 करोड़ रुपए की लोन बुक है। तो छोटे बेस पर कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। बिकॉज़ अगर आप कंपेयर करोगे तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की लोन बुक इनकी 10 गुना है, लगभग आपकी 30,000 करोड़ रुपए के आसपास। और इधर चार्ट में आप देखोगे कि जब एमएफआई सेक्टर अपने पीक पर था, अरमान को मार्केट 4 साढ़े 4 का प्राइस टू बुक वैल्यू का वैल्यूएशन देता था। अब ये बस 2 के पीवी पर आ गया है।
तो साइकिल अगर फिर से अच्छी आती है तो यहाँ से अर्निंग्स ग्रोथ तो आएगी ही आएगी, साथ में री-रेटिंग भी आपकी हो जाएगी इस बिज़नेस की। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है। हाँ, हल्का-सा मे बी आपको मुश्किल लगेगा समझने में बिकॉज़ आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल से है, पर हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको सब आसान भाषा में समझा दिया है। हाँ, एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा आपका साइक्लिकल सेक्टर है। यहाँ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, बस आपको साइकिल खेलनी है और अगर आप वो अच्छे से खेल ले गए तो वो काफ़ी वैल्यू क्रिएट कर देता है। बाकी वॉर डीएस्केलेट हो गई है तो जो स्लो डाउन और इन्फ्लेशन का रिस्क बन रहा था, वो भी आपका काफ़ी हद तक कम हो गया है। इनके मैनेजमेंट ने भी बताया था कॉन कॉल में कि मई तक तो पार लेवल्स में भी कोई स्ट्रेस नहीं देखने को मिला था। बाकी हम अभी उज्जीवन वगैरह के बिज़नेस अपडेट्स देख रहे थे, वो आने लगे हैं। तो एसेट क्वालिटी स्टेबल है एमएफआई स्पेस में। तो मोस्ट लाइकली हमको अरमान से भी अच्छे रिजल्ट्स और बिज़नेस अपडेट वगैरह की उम्मीद है और यहाँ पर अच्छी अपॉर्च्युनिटी बन रही है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सारे के सारे आप देखोगे स्मॉल कैप्स में भी काफ़ी ट्रेंडिंग बिज़नेसेस हैं और ये रिसर्च करने में, इन्हें स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने लाइक्स और सब्सक्राइब्स के ज़रिए हमें सपोर्ट करोगे, तो हम आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ ला पाएँगे। इसके साथ ही चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग!